नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी आज की लीड स्टोरी पर। तो आज की लीड स्टोरी भारत के दो पड़ोसियों की, बांग्लादेश और नेपाल। यहां पर काफी गतिविधियां चल रही हैं दोनों देशों में। जो कुछ भी होता है वो किस तरह से भारत के लिए अहम है, ये देखेंगे। यूक्रेन ने क्राइमिया पर बड़ा हमला किया है। सबसे पहले आपको खबर दिखा रहे हैं कि यूक्रेन ने क्राइमिया पर बड़ा हमला किया है, पुल पर बड़ा हमला किया है और इसके लिए बड़ी मात्रा में वहां पर विस्फोटक इस्तेमाल किए गए हैं और पुल के नीचे पानी में लगाया गया है। इसे यूक्रेन की सैनिक रणनीति की एक और बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले किर्च पुल पर तीसरी बार हमला बोला है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धमाका पानी के नीचे से हुआ है। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक धमाका सुबह 4:45 बजे किया गया। इस अभियान पर भी कई महीनों तक काम चला और इसकी निगरानी भी एसबीयू के प्रमुख वासिल माल्यूक ने ही की, जिन्होंने ड्रोन हमलों की योजना को भी मूर्त रूप दिया था। इस अभियान में किर्च पुल के नीचे करीब 1100 किलो TNT विस्फोटक जो है वो पानी के नीचे लगाया गया और उसके बाद मंगलवार तड़के इसमें धमाका किया गया। इससे पुल को सपोर्ट देने वाले पिलर को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है और पुल जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। रूस क्रीमिया में अपनी सैन्य आपूर्ति के लिए काफ़ी हद तक इस पुल पर निर्भर है। सैनिकों के लिए रसद भी इसी पुल से जाता है। पुल टूटा तो यूक्रेन को क्रीमिया वापस पाने की लड़ाई में ताकत मिल सकती है। इस पुल पर होने वाले इस तरह के हमलों को रूस जो है वो आतंकी हमला करार देता रहा है। यूक्रेन जो है वो क्रीमिया को वापस पाने की जद्दोजहद में लगातार लगा रहता है। हालांकि इसे सैन्य तरीके से वापस पाना यूक्रेन के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन यूक्रेन अपनी कोशिश जो है वो जारी रखे हुआ है, इसलिए इस पुल को वो बार बार निशाना बनाता है। दूसरे दिन ने यूक्रेन कुछ भी नहीं है, उसी यूक्रेन ने कल रूस में घुसकर जो हमला बोला उससे भी रूस अब तक उबर नहीं सका है। यूक्रेन ने हजारों के ड्रोनों से करोड़ों अरबों के रूसी लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। रूस ने इसे आतंकवादी हमला ठहराया है। यूक्रेन किस तरह से रूस पर भारी पड़ रहा है, कैसे इतना बड़ा हमला हुआ, समझते हैं। आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए कि कैसे यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। तो आइए दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें जो हमले से पहले की भी तस्वीरें हैं। ये स्ट्राइक के पहले की तस्वीरें हैं और ये मैक्सार की सैटेलाइट इमेजेस हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें कई इलाके दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप बिलाया एयरबेस को देख रहे हैं। ये सुदूर, काफ़ी दूर फार ईस्ट में है, सुदूर पूर्व में है ये बिलाया एयरबेस। और इसमें जो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तस्वीर बाईं तरफ हमले के पूर्व की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ हमले के बाद की भी तस्वीर है। और शुरुआत में जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे थे वो स्ट्राइक के पहले की तस्वीर है और वो उस वक्त रशिया के ऊपर बताया जा रहा है कि क्लाउड कवर था, इसलिए वो इमेजेस नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। आप ये जगह देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर हमला किया गया। जो दूसरी तस्वीर है वो ओलेनिया की है और ओलेनिया जो है वो बिल्कुल उत्तर में है। यहाँ पर भी आपको हम दो इमेजेस दिखाएंगे जिसमें कि हमले से पूर्व और हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। ओलेनिया में जो हमला हुआ है, बिल्कुल आप अपने नक्शे पर देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं कि वो जो हमला हुआ है वहाँ ओलेनिया बिल्कुल नॉर्थ में है। और यहाँ पर बाईं तरफ की तस्वीर हमले से पहले की है और हमले के बाद की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तो दो एयर बेसेस यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक ओलेनिया और एक बिलाया। और इसके अलावा वो और सब जगह भी हैं जहाँ पर कि ये हमला किया गया है यूक्रेन के द्वारा। जो रशिया के एयर बेसेस थे, इसमें ओलेनिया और बिलाया दो वो जगह हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर बड़ा हमला हुआ है। अलग अलग तारीख को 27 मई के अलावा 9 तारीख को भी हमला किया गया है यहाँ पर। तो इन जगहों पर हमले हुए हैं और ये जो इमेजेस हैं ये मैक्सार सैटेलाइट इमेजेस हैं। कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो हमले की तस्वीरें दिखाई गई हैं कि हमले के जब हमला किया गया उस वक्त की ये तस्वीर आप उसके बाद जो जारी की गई है वो भी दिखाई दे रहा है।
आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कुछ और ठिकानों पर हमले किए थे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानम मार्सो पर अपने डॉसियर में कबूल किया है कि भारत के बताए गए ठिकानों से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए गए थे। पाकिस्तान ने जिन ठिकानों की जानकारी दी है उनमें 8 नए ठिकाने हैं। पेशावर है, हैदराबाद, जंग, गुजरात, गुजरनवाला, अटक और छोर। पहले 20 ठिकानों पर हमले की बात थी जो अब बढ़कर 28 हो गई है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए गए जो 9 आतंकी ठिकाने थे वो थे जैश ए मोहम्मद का ठिकाना बहावलपुर में, लश्कर ए तैयबा जो कि मुरीदके में था, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद कोटली में, हिजबुल मुजाहिदीन कोटली में, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना सियालकोट में, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना 13 कला में, जैश ए मोहम्मद मुजफ्फराबाद में, लश्कर ए तैयबा में बरनाला और लश्कर ए तैयबा में मुजफ्फराबाद। और ऑपरेशन सिंदूर में 11 एयरबेस पर भी अटैक किए गए थे। इसमें तमाम एयरबेसेस जो हैं उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या एयरबेस पर हमला किया गया था। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिव अरोर। एक पाकिस्तान डॉसियर जो 18 मई को इशू हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी सो कॉल्ड रिटेलिएशन ऑपरेशन बुनियामुन मारसूस का जिक्र किया है, उसमें 7 नए टारगेट्स का उल्लेख है जो पहली बार सामने आए हैं। ये 7 लोकेशंस हैं। नंबर 1 पेशावर, 2 गुजरात जो पाकिस्तान में है, 3 अटक, 4 झांग, 5 हैदराबाद, 6 शोर और 7 भावलनगर। इनमें से किसी भी लोकेशन का जिक्र भारतीय वायुसेना ने अपनी दोनों प्रेस ब्रीफिंग्स में नहीं किया था, ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना उसके बाद। पाकिस्तान के ये डॉसियर में ये लोकेशंस उन्हीं तरीके से लिखी गई हैं जैसे उन टारगेट्स का जिन्हें इंडिया ने ऑफिशियली स्ट्राइक किया माना है। इन पर कोई खास प्रोपेगेंडा या एग्जैजरेशन नहीं किया गया है। ये नया लेयर इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर की स्केल पहले सोची गई स्केल से ज्यादा बड़ी थी। पाकिस्तान के डॉसियर में मिस इन्फॉर्मेशन भी है, बिल्कुल है, जैसे फेक इमेजेस, एग्जैजरेटेड डैमेज क्लेम्स, लेकिन इन 7 लोकेशंस को मेंशन करने का कोई दिखाई देने वाला प्रोपेगेंडा मोटिव नहीं है। और आइए बात करते हैं भारत के पड़ोसियों की। नेपाल और बांग्लादेश भारत के 2 अहम पड़ोसी हैं। दोनों देशों में जो भी कुछ होता है उसका भारत पर भी किसी न किसी तरह से असर ज़रूर होता है और काफ़ी ज़्यादा असर होता है वहाँ की अस्थिरता से। इन दोनों देशों में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारी पड़ रहे हैं और नेपाल में भी फिर से एक तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और दूसरे राजशाही वापस लाने की बात हो रही है। बांग्लादेश और नेपाल दोनों देशों में बदलाव के लिए आंदोलन चल रहे हैं। ये तस्वीरें 28 मई की हैं जब खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े हजारों नौजवान और छात्र ढाका की सड़कों पर उतरे। मकसद आम चुनावों के लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर दबाव बनाने का था, जो लगातार किसी न किसी बहाने से चुनाव टालने में लगे हैं। जब दबाव बढ़ता है तो इस्तीफा देने की धमकी दे देते हैं। देश की फौज से भी उनकी अनबन चल रही है। सोमवार को यूनुस के साथ हुई राजनीतिक दलों की बैठक में भी दिसंबर तक चुनावों के लिए दबाव बन गया है, लेकिन यूनुस चुनाव के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। जमात इस्लामी का राजनीतिक दर्जा बहाल हो गया है। शेख हसीना की गैर मौजूदगी में उनका ट्रायल हो रहा है। शेख हसीना की पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई है। बांग्लादेशी करेंसी टका से शेख मुजीब का फोटो हटा दिया गया है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की कोई सुनवाई नहीं। महिला अधिकारों को लेकर उनके वादे अब तक अधूरे हैं। इस दौरान कट्टरपंथियों का दबदबा काफी बढ़ गया है और मजदूर अशांति भी बढ़ रही है। देश के कारोबारी संगठन बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए यूनुस को ही दोषी ठहरा रहे हैं।
दूसरे पड़ोसी नेपाल में भी लोग सड़कों पर हैं। ये तस्वीरें राजधानी काठमांडू की हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में राजशाही की वापसी और पूर्व राजा को फिर से देश का प्रमुख बनाने की मांग हो रही है। 2008 में नेपाल से राजशाही खत्म हो गई थी। इससे पहले 2006 में उस वक्त के राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुए थे। लेकिन अब उसी राजशाही के लिए सड़कों पर उबाल जारी है। राज परिवार से जुड़ी हिमानी भी सामने आ गई हैं, जबकि राजा राजधानी से दूर अपने किसी महल में रणनीति बना रहे हैं। राजशाही समर्थकों की देश भर में धरपकड़ चल रही है। लेकिन इस आंदोलन के खिलाफ तीनों बड़े दिल एक हो गए हैं। सीपीएन, यूएमएल नेता और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा और माओवादी पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक बैठक करके राजशाही के लिए चल रहे आंदोलन का मुकाबला करने का फैसला किया है। लेकिन पिछले साल से गति पकड़ने वाला ये आंदोलन छोटे शहरों और कस्बों तक फैलता ही जा रहा है। ये मामले बांग्लादेश और नेपाल के ही नहीं हैं, इनसे भारत के भी हित अहित काफी हद तक जुड़े हुए हैं। दोनों की सीमाएं भारत से जुड़ती हैं और सामरिक नजरिए से इनकी स्थिति भारत के लिए अहम है। इस क्षेत्र में चीन की दखल अंदाजी और अहमियत को देखते हुए भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों देश किस देश के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं और वहाँ कितनी स्थिरता बनी रहती है। तो एनडीटीवी दुनिया में अभी के लिए इतना ही।